Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Umar Rafiq, roll number 30, and today's topic of discussion is buffer overflow. So before going towards the presentation, I would like to introduce my other group members, which include Muhammad Umar Ghani, roll number 25, and Muhammad Umar Afzal, roll number 4. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टूवर्ड्स द बफर। बफर होता क्या है, बफर हम क्या तरीके से हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम बफर ओवरफ्लो की तरफ जा रहे होंगे। तो बेसिकली बफर एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करवाते हैं। अब जैसे हमें पता है कि किसी भी अगर प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है तो उसने पहले रैम के अंदर लोड होना होता है। रैम के अंदर लोड होने के बाद जो है वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाता है। तो इसका मतलब है कि जो बफर हम बना रहे होंगे वो हमारी रैम के अंदर एग्जिस्ट करती हुई वो मेमोरी लोकेशन होगी जिसके ऊपर हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस प्रोसेसेस मतलब डिफरेंट एप्लीकेशंस का जो है वो डाटा पड़ा होगा, डिफरेंट एप्लीकेशन की एग्जी पड़ी हुई होगी। उस एग्जी को बेसिकली हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरीज हमारी यहाँ पे पड़ी हुई होगी। तो जब भी ये कोड एग्जीक्यूट करेगा तो वो अपनी बाइनरीज जो है वो रैम से उठाएगा और वहां से सीपीयू एलोकेशन होगी और एलोकेशन के बाद हमारा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बफर हुआ क्या, बफर एक मेमोरी लोकेशन है जो हम एलोकेट करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस डिफरेंट एप्लीकेशंस को, और हम अपनी रैम को डिवाइड करके बफर्स बना रहे होते हैं। तो बफर के अंदर डिफरेंट तरह की बाइनरीज पड़ी हुई हैं, डिफरेंट तरह के कोड पड़े हुए हैं जिनको हमने एग्जीक्यूट करवाना बारी बारी। तो इस लोकेशन के ऊपर हम अटैक परफॉर्म करेंगे जिसको बफर ओवरफ्लो कहते हैं, और इस चीज़ को हम आगे चल के डिटेल्स में देख भी रहे होंगे। यहाँ तक इतना ही कि बफर क्या चीज़ है, एक मेमोरी लोकेशन है जो कि रैम के अंदर रखी गई है और डिफरेंट प्रोसेसेस को एलोकेट की गई है उनकी एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग। मतलब जिसको जितनी एग्जीक्यूशन के लिए जितनी बफर स्पेस चाहिए थी उसको उतनी स्पेस जो है वो एलोकेट कर दी जाती है। और जैसे ही वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करता है उससे वो बफर ले लिया जाता है और किसी दूसरे प्रोसेस को दे दिया जाता है। अब हर एक बफर में यानी रैम के अंदर जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है मेमोरी की, हर एक बफर के अंदर एक ही प्रोसेस का डाटा होगा, उसी की ही सारी एग्जी पड़ी हुई होगी। हम किसी दूसरे प्रोसेस का डाटा उसके ऊपर ना तो ओवरराइट कर सकते हैं और ना ही उसके साथ मिक्सअप कर सकते हैं। उन दोनों का डाटा जो है वो सेपरेटेड पड़ा हुआ होता है। अब हम कुछ डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का एक स्ट्रक्चर जो है वो पड़ा हुआ होता है हमारे बफर के अंदर, यानी जो रैम के अंदर हमारी मेमोरी एलोकेशन होती है उसमें एक प्रोसेस का काम किस तरह से चल रहा होता है। तो ये वाली डायग्राम जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी हमें देखने के लिए मिलती है ये डायग्राम। इस डायग्राम में बेसिकली एक जो प्रोसेस है उसकी एग्जीक्यूशन की डिवीजन लिखी हुई है कि जब हम एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं तो वो किस तरह से डिवाइड होता है। तो इसमें सबसे नीचे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर हमारा जो ओरिजिनल प्रोग्राम है, जो एग्जी फाइल है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल हम क्रिएट करते हैं वो पड़ी हुई होती है, और प्लस इसका इनिशियलाइजेशन डाटा जो हमें जो वेरिएबल्स जिनको हम कुछ वैल्यूज डिक्लेयर्ड करते हैं और उनके अंदर डाटा स्टोर पड़ा हुआ होता है उसको यूज करते हैं। इसके साथ अनइनिशियलाइज्ड डाटा पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमारी कह लेके कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, ग्लोबल लोकल वेरिएबल्स होते हैं। फिर इसके ऊपर अगर आप देखें तो हमारे हीप और स्टैक का दो सेक्शन बने हुए हैं जिसको वेरिएबल किया गया है। और हमारा जो असल में बफर का जो मेन प्रोसेस है या जो मेन इश्यूज हैं वो इसी एक एरिया के अंदर बन रहे होते हैं जो स्टैक और हमारे हीप के दरमियान में आ रहा होता है। ये वाला जो एरिया है ये बहुत ही खतरनाक किस्म का एरिया है। और हमारा जो बफर फ्लो का अटैक जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे भी वो भी इसी एरिया को यूज करते हुए होगा। अब होता क्या है कि जब हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है, एक एग्जीक्यूशन चलती है एक प्रोग्राम की, तो उसके अंदर से मेन पार्ट में से अगर आप किसी एक फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन की कॉल आगे किसी और फंक्शन को कॉल करती है, तो वो लास्ट इन फर्स्ट आउट के रिस्पेक्ट से चल रहे होते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट के रिस्पेक्ट से किस तरह से कि जस्ट सेकंड, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या है कि एक मेन प्रोग्राम है उसके अंदर से आपने एक एडिशन के फंक्शन को कॉल की, एडिशन का फंक्शन आगे किसी गेट
गेटिंग वेरिएबल वैल्यूज के फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो अब पहले गेटिंग वेरिएबल वैल्यूज वाला फंक्शन पहले चलेगा, फिर उसके बाद एडिशन वाला चलेगा, और फिर उसके बाद मेन के अंदर कंट्रोल वापस आएगा। तो ये एक स्टैक बनता चला जाएगा हमारी वैल्यूज का, हमारी जो फंक्शन कॉल जा रही है। तो जिस स्टैक का जिक्र यहाँ पे किया गया है, ये वाला स्टैक का। फिर इसके साथ एक हीप जो बन रही है यहाँ पे, हमारी हीप की जो मेमोरी बन रही है, वो डायनेमिकली जो मेमोरी एलोकेशन होती है हमारे एग्जीक्यूशन के दौरान, जो हम वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं, वो हीप के अंदर स्टोर हो रही होती है। तो यही दो वो चीजें हैं जिनको हम टारगेट करते हुए बफर ओवरफ्लो का अटैक फ्यूचर में हम परफॉर्म कर रहे होंगे। तो इनका समझना जरूरी था कि हमारा जो हीप है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवाता है, जबकि जो स्टैक है उसके अंदर हमारे फंक्शंस की कॉल चल रही होती है। अब आगे हम चलते हैं कि बफर ओवरफ्लो बेसिकली है क्या चीज। तो बफर ओवरफ्लो के अंदर आप करते क्या है कि हमने जैसे स्टार्ट में पढ़ा कि हमारी रैम के अंदर हर एक प्रोसेस के लिए एक अलग से बफर, एक मेमोरी लोकेशन बना दी जाती है, जिसके अंदर उसकी एग्जी पड़ी हुई है और उस एग्जी ने एग्जीक्यूट होना है, और उस एग्जी के अंदर कुछ डाटा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है हीप और स्टैक की फॉर्म में। तो वही वाला जो डाटा प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो बल्क अमाउंट में हम प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोसेस बन लिया यानी एप्लीकेशन बन ली, और उसको 8 बाइट एलोकेट कर दिया आपकी रैम में से। एक प्रोसेस टू लिया एप्लीकेशन टू के नाम से, और उसको भी 8 बाइट्स आपने एलोकेट कर दिए। और फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोसेस वन था, ठीक है, प्रोसेस वन उसको 8 बाइट से ज्यादा मेमोरी चाहिए थी, मीन 8 बाइट्स तो आपने एलोकेट किए हुए हैं, लेकिन उसने जो डाटा प्रोड्यूस किया वो 10 बाइट का था। अब होगा क्या कि वो जो डाटा आपने 2 बाइट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस किया है, वो अपनी जो साथ वाली मेमोरी है यानी प्रोसेस टू की जो मेमोरी है, उसके ऊपर जाके ओवरराइट होना स्टार्ट हो जाता है। अब जब वो ओवरराइड होगा तो साथ वाला प्रोसेस समझेगा कि ये मेरा ही डाटा है, और वो भी उसी डाटा को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अटैकर्स जो हैकर्स हैं वो इसी चीज, इसी वर्नेबिलिटी का फायदा उठाते हैं, जो कि हमारी पूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की वजह से हो सकता है, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हुए हो सकता है। होता क्या है कि आपका एक प्रोसेस चल रहा है, अगर उस प्रोसेस के अंदर कोई वर्नेबिलिटी है, तो आपका हैकर जो है उस एप्लीकेशन की उस वर्नेबिलिटी के थ्रू आपकी रैम के अंदर कुछ ऐसा डाटा डालेगा जो कि साथ वाली पड़ी हुई मेमोरीज को भी ओवरराइट कर देगा। अब जब वो ओवरराइडिंग हो जाएगी तो इसका मतलब है कि वो वाली एप्लीकेशन भी आप ही के कोड को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगी। अब वो आपका कोड जो है वो मिलीशियस कोड भी हो सकता है, वो नॉन एग्जीक्यूशन कोड हो सकता है जो कि पूरे सिस्टम की वर्किंग को रोक सकता है, या फिर इवन कि आपको पूरा का पूरा सिस्टम की असेस भी दे सकता है वो वाला कोड। तो बफर ओवरफ्लो के अंदर होता क्या है कि आप मेमोरी को एक्सप्लॉइट करते हो, आप मेमोरी को एग्जॉस्ट करते हो, जितनी मेमोरी एलोकेटेड होती है उस मेमोरी से ज्यादा आप रिसोर्सेज लेने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर की जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग है वो वर्किंग में नहीं रहती। तो इसी तरह का एक अटैक का यहाँ पे जिक्र किया हुआ भी है कि 2014 के अंदर एक हार्ट ब्लेड के नाम से एक अटैक था, जो मिलियंस ऑफ हैकर्स ने मिलकर किया था। और वो था क्या कि बेसिकली एसएसएल एक सॉफ्टवेयर था जिसकी वर्नेबिलिटीज को ढूंढते हुए उन्होंने ये अटैक जो है वो परफॉर्म किया था। और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर वर्नेबिलिटीज हैं, और उन वर्नेबिलिटीज को यूज करते हुए हम अटैक करते हैं, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डर है 0.8.18 उसका वर्जन है। और इसी तरह हमारे पास दूसरा आता है बैड ब्लू की एप्लीकेशन आती है, उसके अंदर भी वर्नेबिलिटीज हैं, उसको हम यूज करते हुए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह एक अटैक हम बैड ब्लू के थ्रू परफॉर्म करके देखेंगे भी कि किस तरह से एक बैड ब्लू एप्लीकेशन को यूज करते हुए हम ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ईमेल की, कि फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट्स पे हम अक्सर देख रहे होते हैं कि वेबसाइट्स पे कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके डाटा कलेक्ट करने के लिए यूज की जा रही होती हैं। वहाँ पे आपसे ईमेल मांगा जा रहा होता है, यूजर नेम वगैरह। तो आप फॉर एग्जांपल सपोज करें कि ईमेल की जो फील्ड है उसको आपने 64 बाइट्स जो है वो एलोकेट किए हुए हैं, कि इसके अंदर जो मैक्सिमम ऑफ डाटा है या मैक्सिमम ऑफ ईमेल एड्रेस है वो 64 बाइट्स का आएगा। और एक इंसानी जहन भी इसी बात को मानता है कि इतना बड़ा ईमेल एड्रेस जो है वो इनफ होता है क्रिएशन के लिए। लेकिन एक यूजर जो है वो एक हैकर माइंडेड है, और वो आपकी जो ईमेल की फील्ड है उसके अंदर 64 बाइट्स का डाटा देने के बजाय 100 बाइट्स ऑफ डाटा दे देता है, यानी 100 कैरेक्टर्स का आपके पास डाटा आ गया। अब जो ऊपर की 36 आपके पास बाइट्स हैं वो क्या करेंगे? अब वो
बाइट वो भी तो सेव होनी है। अब अगर तो एक प्रोग्रामर गुड लॉजिक वाला था, प्रोग्रामर जो है वो एज ए हैकर भी थॉट कर रहा था, तो वो क्या करेगा कि इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगा कि 64 बाइट से डाटा उस फील्ड के अंदर हमारे डाटा सेंटर के अंदर आए ही ना। फॉर एग्जाम्पल वो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा और आपका जो डाटा है वो डायरेक्टली बगैर चेक हुए 100 की 100 बाइट्स आपके कंप्यूटर के अंदर आना स्टार्ट होगी, आपके डाटा सेंटर के अंदर आना स्टार्ट होगी। तो अब इस सिचुएशन के अंदर वो जो 36 ऊपर वाले बाइट्स हैं वो आपकी मेमोरी को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे, वो साथ वाली जितनी फील्ड्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे, उनके ऊपर जाके ओवर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो बफर है वो काम कर रहा होता है। तो बफर ओवरफ्लो के अंदर जो हम कंटेंट डाल रहे होते हैं, हमने भी कहा कि हम ओवरराइडिंग करेंगे। जैसे कि ईमेल के अंदर ओवरराइडिंग हमने पढ़ी थी पीछे, हमने कहा कि प्रोसेस के अंदर हम ओवरराइडिंग करेंगे कि उसके अंदर डाटा जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहा है मेमोरी को, जो बफर एलोकेटेड है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। अब वो किस तरह का कंटेंट आपके रैम के ऊपर डाल सकता है आपके बफर ओवरफ्लो को करते हुए, डेफिनेटली बात है अगर वो एक सिंपल कोड डालेगा तो मे बी वर्किंग तो उसकी एक्सप्लॉइट हो रही हो, वर्किंग में तो फर्क आएगा, लेकिन इसके अलावा और किसी किस्म की कोई एक्सेस नहीं हो रही उससे या कोई और नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। तो इसलिए स्पेशल टाइप ऑफ कंटेंट जो है वो बफर ओवरफ्लो के अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले नाम जो आता है वो एनओपी का आता है, नॉन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम। नो एग्जीक्यूशन प्रोग्राम करता क्या है कि आपकी एग्जीक्यूशन को स्किप करवाता है। आपकी रैम जब एग्जीक्यूट करने के लिए आती है तो इसको इंस्ट्रक्ट कहता है कि भाई इस इंस्ट्रक्शन को छोड़ो, अगली पे जाओ। अब हैकर जो है वो खाली एक नॉन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम नहीं, एक सीरीज ऑफ नॉन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम जो है वो डाल देता है, जिसमें होता क्या है कि रैम एक प्रोसेस पे आएगी, वो कहेगी इसको एग्जीक्यूट नहीं करो, अगले पे चले जाओ, वो अगले प्रोसेस पे एग्जीक्यूट करने जाएगा, वहां पे जाके जिसको ये बात मिलेगी कि इसको एग्जीक्यूट ना करो, आगे चले जाओ। इस तरह करते 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 आपके पूरे कंप्यूटर की वर्किंग को रोक दिया जाता है नॉन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम के थ्रू। दूसरी चीज जो है वो रिटर्न एड्रेस है। अब आपने एक फंक्शन को कॉल किया, मेन फंक्शन से एडिशन फंक्शन को कॉल किया, तो मे बी आपके जो एडिशन फंक्शन कॉल गई है वहां पे आपके हैकर ने जो उसका रिटर्न वैल्यू थी, जो रिटर्न एड्रेस था, डेफिनेटली बात है अब एडिशन फंक्शन के पास एड्रेस मौजूद होगा ना, एक फिजिकल एड्रेस मौजूद होगा कि मेरा मेन फंक्शन कहाँ पे रिजाइड कर रहा है। तो वो जो रिटर्न एड्रेस है उसके अंदर अगर आप नॉन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम को डाल देते हो तो सिचुएशन में अब उस प्रोग्राम को पता ही नहीं है कि मैंने अपना जो डाटा है वो कहाँ पे रिटर्न करना है। तो इस सिचुएशन में भी आपकी वर्किंग को जो है वो खराब किया जा सकता है। इवन कि अगर आप उसका एड्रेस जो है वो अपनी तरफ अपडेट करके अपने किसी प्रोग्राम की तरफ ले जाते हैं तो वो डाटा सारा आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। और इसी चीज़ को ही हम कहते हैं कि आर्बिट्रेरी कोड है, कुछ भी एक आपने जो नॉन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम डाले हैं उनके दरमियान में कहीं मिडल में जाके आप इस तरह की एग्जीक्यूटेबल कोड डालते हैं जिसके थ्रू आप उस कंप्यूटर की या टारगेट की एक्सेस ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल एक प्रोग्राम की एग्जांपल दी हुई है जो हमने यहाँ पे अभी पढ़ा था कि रिटर्न एड्रेस जो है उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उसी चीज़ को समझाने के लिए ये एक प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को समझने से पहले हम क्या करते हैं कि हम इसकी डायग्राम के थ्रू इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। जो ये लिखा हुआ है ये प्रोग्राम की ही डायग्राम है कि सिंपल यहाँ पे जैसे कि एक मेन फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर एक आर्ग्यू फंक्शन को कॉल की हुई है और वो स्ट्रिंग कॉपी करके एक वैल्यू को रिटर्न करवा रहा है। तो उसी चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पे कि एक मेन फंक्शन है उसके अंदर कुछ लोकल वेरिएबल्स पड़े हैं। जस्ट अगले स्टेप में क्या होता है कि वो मेन फंक्शन एक अपने सब फंक्शन को कॉल करता है और उस फंक्शन के अंदर एक एरे बनी हुई है जिसका साइज जो है वो 10 है। अब अगर 10 बाइट से ज़्यादा का डाटा होगा तो मतलब ओवर राइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपल यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल की है, सिंपल फंक्शन को कॉल गई है, उस फंक्शन ने कुछ वैल्यूज को रिटर्न करवाना था, यानी एक डाटा जनरेट करवाया। तो फॉर एग्जांपल ये डाटा जो है वो एक लेजिटिमेट डाटा था, ए 10 बाइट का डाटा था, उसने डाटा रिटर्न किया और यहाँ तक का केस जो है वो बिल्कुल सिंपली रन कर गया। अब क्या होगा कि अगर ये बफर जो है, ये जो बफर हमारा बना हुआ है ये एक्सप्लॉइट कर जाता है मेमोरी को, 10 के ऊपर का डाटा प्रोड्यूस करता है और इसके साथ साथ नॉन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब होगा क्या कि जो रिटर्न एड्रेस की फील्ड हमारे पास मौजूद है ये वाली, ये उसको भी ओवरराइट कर देगा और उसके अंदर नॉन एग्जीक्यूशन प्रोग्राम ले जाएगा।
अब इस तरह करते करते अब उसको ये पता ही नहीं है कि मैंने जाना कहाँ पे है, तो इस सिचुएशन में आपकी सारी की सारी वर्किंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। अब हमने एक टाइप तो देखी कि रिटर्न एड्रेस जो हो रहा है उसके अंदर जाके आप एग्जीक्यूशन जो है उसको रोक सकते हैं। अब कुछ टाइप्स हैं बफर ओवरफ्लो की कि डिफरेंट तरीके से बफर ओवरफ्लो को हम परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाता है स्टैक बफर ओवरफ्लो। स्टैक में हमने कहा कि एक फंक्शन को कॉल, उसमें से दूसरे फंक्शन को, तीसरे फंक्शन को, तो जो सबसे लास्ट में फंक्शन को कॉल हुई है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे बफर ओवरफ्लो के अंदर ये सबसे कॉमन अटैक है कि हम अपना जो स्टैक बन रहा है उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करें और वहां पे हम चेन तोड़ दें कि किस तरह से उसकी वैल्यूज रिटर्न होनी है। फिर हीप ओवरफ्लो। हीप ओवरफ्लो वी नो दैट के हमने बात की स्टार्ट में कि हम लोग क्या करेंगे कि हीप में बनने वाली मेमोरी को ओवरफ्लो करने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा स्ट्रिंग का वेरिएबल है उसके अंदर इतना ज़्यादा डाटा दे दें कि वो ओवरफ्लो कर दे और साथ वाली मेमोरी को रिसेट करना स्टार्ट कर दें। इसी तरह इंटीजर ओवरफ्लो है कि इसके अंदर हमारे पास आज की में वैल्यूज आनी चाहिए थी लेकिन हम होल नंबर के अंदर उसको वैल्यूज देना स्टार्ट करते हैं। फिर यूनिकोड ओवरफ्लो, जिसके अंदर हम यूनिकोड कैरेक्टर्स जो है वो डाल देते हैं। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो किस तरह से असरअंदाज होती हैं हमारे बफर ओवरफ्लो के ऊपर। क्योंकि जो एडवांस लैंग्वेजेस हैं ना हमारे पास, वो उनके अंदर बाय डिफॉल्ट इन चीज़ के हैंडलर्स हैं। जैसे कि पर्ल या जावास्क्रिप्ट है तो उसके अंदर पहले से इस चीज़ को ओवरफ्लो को सॉल्व करने की चीज़ें हैं। लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, फोर्ट्रान है, असेंबली है, इनके अंदर बाय डिफॉल्ट बहुत सारी वर्नेबिलिटीज हैं जिसकी वजह से ये बफर ओवरफ्लो को परफॉर्म करवा देती हैं। अब जैसे कि स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है, स्ट्रिंग एफ का फंक्शन है, स्ट्रिंग कैट का फंक्शन है, प्रिंट एफ का फंक्शन है, गेट का है, स्कैन एफ का है। तो ये वाले सारे के सारे फंक्शन बिल्ट इन मिलते हैं और इनके अंदर ही वल्नरेबिलिटीज हैं कि ये कुछ चेक परफॉर्म नहीं करते कि हमारा डाटा कहाँ तक और कितना आना चाहिए था। अब हम एक प्रैक्टिकल अटैक की तरफ जाते हैं। विंडोज 7 के ऊपर अटैक परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमने पहली स्लाइड पे देखा था कि डिफरेंट एप्लीकेशंस की वर्नेबिलिटीज को यूज करते हुए हम अटैक परफॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर हम बैड ब्लू एप्लीकेशन, जो कि एक फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन है, बड़ी बड़ी इंटरप्राइजेस जो है वो अपने फाइल सिस्टम को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ बैड ब्लू एप्लीकेशन को यूज करते हैं। तो इसी तरह हमने किसी ना किसी एप्लीकेशन को ढूंढना होगा जब भी हम बफर ओवरफ्लो अटैक करेंगे और उस एप्लीकेशन की वर्नेबिलिटीज को या ओपन पोर्ट्स को देखते हुए हम अटैक परफॉर्म कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है इस अटैक को परफॉर्म करने का, वो हम क्या है कि पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल सर्विसेज को ऑन करेंगे, क्योंकि हम एसक्यूएल डेटाबेस को यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करेंगे। और मेटास्प्लॉइट एप्लीकेशन का यूज किया है हमने इस अटैक के अंदर, तो इस वजह से एमएसएफ कंसोल के थ्रू हम मेटास्प्लॉइट एप्लीकेशन को टर्न ऑन कर लेंगे। ये करने के बाद हम एप्लीकेशन को सर्च करेंगे कि हमारे नेटवर्क के अंदर ऐसी कौन सी विंडोज हैं जिनके ऊपर ये एप्लीकेशन, बैड ब्लू की एप्लीकेशन जो है वो रन कर रही है। ये सर्च करने के बाद हमें जो सर्विसेज मिलेंगी हम उन सर्विसेज को यूज़ करेंगे और उसके अंदर जाके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें जो सर्विस मिली है वो विंडोज़ के अंदर एक सर्विस हमें मिली थी जो विंडोज 7 के वर्जन के अंदर मिली थी। तो मैं उसी सर्विस को यूज़ करने जा रहा हूँ। तो हम यूज़ की कमांड को यूज़ करते हुए सर्विसेज के अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे। तो जब हमने वो सर्विस को असेस कर लिया, अब उस सर्विस के ऊपर हमने अटैक परफॉर्म करना है। तो अटैक परफॉर्म करने के लिए हम पे लोड्स जो पहले से बने बनाए हमें अवेलेबल हैं वो पे लोड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने शो पे लोड्स की कमांड चलाई, जिससे हमें जितने भी अवेलेबल पे लोड्स पड़े हुए थे वो वाले पे लोड्स हम यूज़ कर लेंगे। तो इसमें से जो भी सूटेबल हमें पे लोड लगेगा, जैसे कि यहाँ पे विंडोज मेटरप्रेटर रिवर्स टीसीपी का पेलोड जो है वो हमें सबसे सूटेबल लगा और ये अटैक परफॉर्म करने में सबसे अच्छी चीज़ साबित हो सकता है। तो इस वजह से हम इस पेलोड को यूज़ कर रहे हैं। ये पेलोड यूज़ करने के बाद अब हम अटैकर और
टारगेट होस्ट को सेट करेंगे ताकि हमारा जो एक अटैक परफॉर्म होना है उसके अंदर हमारी ये दोनों चीज़ें पहले से सेट हों कि अटैक कौन परफॉर्म कर रहा होगा और अटैक हम कर किसके ऊपर रहे होंगे। तो ये सेट होस्ट हमने किया है 192.168.235.149 जो कि हमारे टारगेट मशीन का आईपी एड्रेस है। और इसी तरह एल होस्ट 192.168.235.157 जो कि हमारी अटैकर मशीन का आईपी एड्रेस है। ये हमने सेट किया। ये सेट करने के बाद हम एक दफ़ा कंफर्मेशन कर लेते हैं कि क्या हमारे जो ये होस्ट हमने सेट किए थे वो सेट हुए हैं या नहीं हुए। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारा आर होस्ट जो है, मैं एक सेकेंड में क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो हमारा जो आर होस्ट है वो भी सेट हो चुका है और हमारा जो एल होस्ट यानी कि जो अटैकर मशीन है वो भी सेट हो चुकी है। ये सेट करने के बाद अब हम अटैक परफॉर्म करने की तरफ मूव करेंगे। तो एक्सप्लॉइट की कमांड हम रन करेंगे। एक्सप्लॉइट करने के बाद अगर हमारा सेशन क्रिएट हो जाता है तो अगर हमें उस टारगेट मशीन के अंदर ओपन पोर्ट मिल जाती है तो इसका मतलब है हम उसको टारगेट मशीन को एक्सप्लॉइट करने में सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो अगर आप देखें नीचे यहाँ पे हमें एक इंटरप्रेटर सेशन 1 के थ्रू ओपन पोर्ट मिली है, उस ओपन पोर्ट के थ्रू ही अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। जब हम टारगेट मशीन के अंदर एंटर हो चुके हैं, एंटर होने के बाद अब हम उसके डेस्कटॉप के ऊपर एक मैसेज इस तरह से भी पिछले दिनों में मुस्लिम लीग नून की जो वेबसाइट है वो हैक हुई थी और उसका ऊपर आपने देखा होगा कि हैक बाय समवन लिखा हुआ आ रहा था। और इसी तरह बहुत सारे हैकर्स जो हैं वो एट द एंड अपना एक सिंबल छोड़ के जाते हैं कि जिन्होंने आपके सिस्टम के अंदर एक्सप्लॉइट किया और उसको हैक करने में सक्सेसफुल रहा। तो इसी तरह हम भी जो विंडोज 7 पे अटैक कर चुके हैं उसको अब बताने के लिए कि हमने आपके ऊपर अटैक किया और इसके साथ साथ इस चीज़ की ये भी हम देखेंगे कि हम उसके सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रोल ले पा रहे हैं। तो वो कंट्रोल किस तरह से हो रहा होगा कि हम उसकी डेस्कटॉप डायरेक्टरी के ऊपर जाके एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हैक्ड के नाम से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उसके डेस्कटॉप पे गए, सीडी डेस्कटॉप करने के बाद हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट की। हमने एक डायरेक्टरी के नाम की कमांड से हैक के नाम से हमने उसके फोल्डर क्रिएट किया। तो अभी विंडोज 7 पे जाकर देखते हैं कि क्या वो फोल्डर क्रिएट हुआ। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें एक हैक के नाम से फोल्डर शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अटैक किया, जो बैट ब्लू एप्लीकेशन के थ्रू अटैक किया अपने विंडोज 7 के ऊपर। इसी तरह ऑडियो रिकॉर्डर 0.8.18 है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। या इवन हम एक वायरस फाइल बना के एक पेलोड की फाइल बना के अगर आपके पास फिजिकल एक्सेस है उस सिस्टम के ऊपर तो आप वहाँ पे उसके ब्राउज़र पे जाएंगे और उस ब्राउज़र के ऊपर उस चीज़ को उस पेलोड को आप असेस करवाएंगे, लोड करवाएंगे और उसके बाद फिर आपकी सारी असेस जो है वो सिस्टम तक पहुंच सकती है। लेकिन अगर आप वायरलेसली कहीं दूर बैठ के उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होकर अटैक करना चाहते हैं तो इस तरह आप किसी एक एप्लीकेशन को ढूंढेंगे, उसके अवेलेबिलिटी को देखते हुए हम अटैक करेंगे। थैंक यू। होप सो कि ये वीडियो जो है वो इंफॉर्मेटिव साबित हो।